नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम ये जानेंगे कि यस बैंक का ये जो एफपीओ आने वाला है यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो उसके क्या क्या अलग अलग डिटेल्स है, क्या आपको ये एफपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसके वैल्यूएशंस क्या है, इसके अलावा यस बैंक ने लास्ट कुछ क्वार्टर में कैसे परफॉर्म किया था, उनके नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए कैसे थे, या उनके जो डिपॉजिट्स है वो कैसे उन्होंने किए हैं, या उनके लोन बुक में उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं या नहीं, और जो मैनेजमेंट फिलहाल में चेंज हुई है उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि यस बैंक के बिजनेस में लास्ट 2 या 3 सालों से काफी इश्यूज चल रहे थे और आप देखोगे तो जो रिटेलर्स है उन्होंने यस बैंक में काफी बड़ा लॉस लिया है। तो क्या आप आपका जो लॉस है वो ये एफपीओ में इन्वेस्ट करके रिकवर कर सकते हो? तो इसके बारे में सारे जो डिटेल्स होंगे हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ये चैनल में सारे अलग अलग जो फंडामेंटल्स एनालिसिस के जो वीडियोस है, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में काफी भिन्न वीडियोस जो है वो आपके लिए पोस्ट किए हैं। इसके अलावा रिसेंटली में जो टेक्निकल एनालिसिस है इसके बारे में आपके साथ मेरे जो एक्सपीरियंस है उसको मैंने शेयर किया है, और इसके अलावा जो क्वार्टरली के रिजल्ट्स होते हैं इसके बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूं, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी हम ये देख लेते हैं यस बैंक का ये जो एफपीओ है यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, उसके क्या डिटेल्स है। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो जैसे कि आईपीओ होता है यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, यानी कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम कोई एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता है तो उसको आईपीओ कहा जाता है। पर यदि कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है और उसको और कोई फंड्स की जरूरत होती है तो उसको एफपीओ कहा जाता है यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहा जाता है। तो रिसेंटली आप देखोगे तो 15 जुलाई टू 17 जुलाई ये डेट है यस बैंक के एफपीओ का, यानी यस बैंक को यहाँ पे कोई और फंड की जरूरत है, क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा कि यस बैंक में लास्ट 2 to 3 ईयर से क्या हो रहा है, उनके जो एनपीएस है वो बहुत बढ़ गए हैं। यहाँ पे उनके इनिशियली आप देखोगे जब भी पहले के प्रमोटर्स थे तभी कुछ इश्यूज आ गए थे, यानी आप देखोगे तो डाइवर्जेंस आया था। तो जो राणा कपूर जी है उनको आरबीआई ने उनका जो टर्म है उसको एक्सटेंड करने नहीं दिया, और बाद में स्टॉक में भी आप देखोगे तो बहुत एक बड़ा गिरावट आ गया था। लगभग 400 रुपीज से ये जो स्टॉक है वो लगभग आप देखोगे तो 6 to 7 रुपीज तक भी चला गया था, जब भी आरबीआई ने जो डिपॉजिट्स है उनको कुछ समय के लिए लॉक किया था। और इसके साथ ही आप देखोगे तो जो पुरानी मैनेजमेंट थी यानी रवनीत गिल जी की जो मैनेजमेंट थी उनको भी उन्होंने हटा के एक नई मैनेजमेंट उन्होंने लाई थी। जब भी एसबीआई ने आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 50% का स्टेक लिया था, और इसके अलावा बाकी कुछ बैंक्स ने भी यहाँ पे स्टेक लिया था, जैसे कि एचडीएफसी या कोटक, या इसके अलावा आईडीएफसी आप देखोगे, या फेडरल बैंक ने लिया था। और इसके बाद में आपको ये भी पता होगा कि आरबीआई और सेबी ने ये गाइडलाइंस निकाला था कि आपके पास सपोज टोटल 100 शेयर्स हो गए तो उसमें से 75 शेयर्स जो हो गए आप सेल नहीं कर पाओगे, ओनली सिर्फ 25 शेयर्स यानी 25% आपके टोटल होल्डिंग के शेयर्स ही आप आगे जाके मार्केट में सेल कर सकते हो। और उसके बाद आप देखो तो फिर स्टॉक काफी रैली हो गया था, लगभग 60-70 रुपीज तक स्टॉक चला गया था। पर ये समय में आप आपके जो सारे शेयर्स है उनको सेल नहीं कर सकते हो, आप फिलहाल में सिर्फ 25% के जो शेयर्स है उनको ही सेल कर सकते हो। और उसके बाद आप देखो तो ये जो स्टॉक है वो फिर से क्रैश होकर फिलहाल में 25-30 रुपीज के बीच में ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद आप रिसेंटली देखोगे तो यस बैंक ने एफपीओ का अनाउंसमेंट किया। तो ये जो एफपीओ के डिटेल्स है अभी हम देखते हैं, पर डिटेल्स देखने के पहले हम ये देख लेते हैं कि यस बैंक का करंट का पोजीशन क्या है और एफपीओ लाने का उनको क्या जरूरत है या उसकी क्या नीड है। तो पहले आप एडवांसेस देखोगे यानी यस बैंक की टोटल लोन बुक देखोगे तो मार्च 2019 में उनकी जो टोटल लोन बुक थी वो 2,41,500 करोड़ की थी। सारे जो नंबर्स है वो करोड़ में है। बाद में दिसंबर में आप देखोगे 2019 यानी Q4 2020 में वो रिड्यूस होके 1,86,099 करोड़ की हो गई। और मार्च 2020 में आप देखोगे तो उनकी जो लोन बुक है वो 1,71,443 करोड़ की हुई है। और जो न्यू मैनेजमेंट आई थी वो आप देखोगे तो वो दिसंबर क्वार्टर में आई थी, यानी Q3 2020 में आई थी। तो आप मार्च 2020 और मार्च 2019 को कंपेयर करोगे यानी ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 29% की डीग्रोथ आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो जो डीग्रोथ है वो लगभग 8% की है। और उसके बाद यदि आप उनकी करंट की लोन बुक देखते हो यानी फाइनेंशियल 2020 की लोन बुक देखते हो तो उसमें से सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग का है, यानी जो बड़े साइज के लोन दिए जाते हैं उसमें आप देखोगे तो लगभग टोटल लोन बुक का वो 55% कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो रिटेल का सेगमेंट है वो 23% का है, और एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम लेवल के जो एंटरप्राइजेस होते हैं उसमें भी 22% का है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोविड के बाद में ये जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है और जो एमएसएमई के लोन्स है यहाँ पे आप देखो तो बहुत बड़े इश्यूज हो गए हैं।
तो टोटल 55% प्लस 22 आप करोगे तो लगभग 77% की उनकी जो लोन बुक है उसमें कुछ स्ट्रेस आ सकता है। और इसीलिए आप देखोगे तो उनके एनपीएस जो है वो लास्ट क्वार्टर्स में बहुत बढ़ गए थे। एनपीएस के भी जो डिटेल्स है हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि उनके जो टोटल डिपॉजिट्स है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो मार्च 2019 में आप देखोगे तो उनके जो टोटल डिपॉजिट्स है वो लगभग 2,27,610 करोड़ के थे, जो दिसंबर 2019 में बहुत गिर गए। आप देखो तो 1,65,755 करोड़ के हुए और मार्च 2020 में वो फिर से कम हो गए, 1,05,364 करोड़ के हुए हैं। यानी आप YOY यानी ईयर ऑन ईयर देखोगे, मार्च 2020 और मार्च 2019 को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 54% का डिक्लाइन आया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे यानी दिसंबर 2019 और मार्च 2020 आप देखोगे तो यहाँ पे 36% का यहाँ पे डीग्रोथ हुआ है। कासा आप देखोगे यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स के टोटल डिपॉजिट्स, और बाद में हम कासा के परसेंटेज के भी डिटेल देखेंगे। तो वो मार्च 2019 में 75,253 करोड़ के थे, दिसंबर में वो कम हो गए यानी 53,203 करोड़ के हुए, और उसके बाद मार्च 2020 में वो काफी कम हो गए, 28,063 करोड़ के हुए। तो यहाँ पे आप YOY चेंज देखते हो तो 63% का यहाँ पे डीग्रोथ हुआ है। और इसका रीजन यही है कि आरबीआई ने जो आप देखोगे तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, आप डिपॉजिट जो है वो बैंक से नहीं निकाल सकते हो। और इसीलिए आप देखोगे तो जब भी वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिए तो बहुत सारे जो रिटेलर्स है या जो बहुत सारे डिपॉजिटर्स है उन्होंने अपने जो डिपॉजिट्स है वो यस बैंक से निकाल लिए, और ये जो डिपॉजिट्स है उन्होंने बाकी बैंक में शिफ्ट किए। और इसीलिए आप देखोगे तो ये एक मेजर इंपैक्ट आया है उनके कासा पर और उनके टोटल डिपॉजिट्स पर। कासा परसेंटेज आप देखोगे यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के जो टोटल डिपॉजिट्स है वो आप कंपेयर करोगे टोटल डिपॉजिट से, तो ये जो परसेंटेज था मार्च 2019 में वो 33% का था, और मार्च 2020 यानी एक ईयर के बाद ये जो परसेंटेज है कासा का परसेंटेज वो सिर्फ 26% का है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक को एक मेजर हिट हुआ है। इसके बाद अभी हम उनके एनपीएस यानी ग्रॉस लेवल के एनपीएस और नेट लेवल के एनपीएस इसके डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उनके जो मेजर एनपीएस है वो कॉर्पोरेट लेवल के एनपीएस है, यानी कॉर्पोरेट GNP यानी ग्रॉस लेवल के एनपीए आप देखोगे तो मार्च 2019 में वो सिर्फ 4.5% के थे, पर यहाँ पे एक मेजर इंक्रीज हुआ है। तो जब भी आप देखोगे तो आरबीआई ने एक नया जो बोर्ड है उसका अपॉइंटमेंट किया, और उसके बाद ही जो एक्चुअल पिक्चर था यस बैंक का यानी कितने एक्चुअल में एनपीएस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। दिसंबर 2019 में वो 4.5% से इंक्रीज होकर 29.3% के हो गए। तो यहाँ पे आप देखो तो यस बैंक का जो 1/3 बुक है वो तो एनपीए ही है, और मार्च 2020 में आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्लाइड चेंज हुआ है, 29% से वो लगभग 26.63% का हुआ है। पर आप उनके रिटेल और एमएसएमई के एनपीएस देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जैसे कि हमने पहले देखा था कि यस बैंक का जो लोन का कॉम्पोजिशन है यानी लोन बुक का जो मिक्स है उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो उनके कॉर्पोरेट साइड के लोन से ही आता है, लगभग 55% का है फाइनेंशियल ईयर 2020 में। और इसीलिए ये जो बैंक है उसको एक मेजर हिट हुआ है, क्योंकि आप देखोगे तो जब भी आप एनपीए करोगे यानी जब भी आपके ग्रॉस लेवल के एनपीए बढ़ते हैं वैसे ही आपको उतने ज्यादा प्रोविजंस करने पड़ते हैं, और आपके जितने ज्यादा प्रोविजंस होते हैं उतने आपके जो नेट प्रॉफिट्स है वो उतना कम हो जाता है। और यस बैंक ने आप देखोगे तो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में काफी एक बड़े लॉसेस भी पोस्ट किए हैं। तो बेसिकली जो प्रोविजंस करना है उसके लिए आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, और फाइनली मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि उनको कितना प्रोविजंस करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यस बैंक के ग्रॉस लेवल के एनपीएस जो है वो काफी बढ़ गए हैं, और कोई भी बैंक के लिए इतने हाई जो एनपीएस है उसका होना इतना अच्छा नहीं है, और इसीलिए आप देखोगे तो उसका जो इमीडिएट रिएक्शन है वो यस बैंक के स्टॉक प्राइस में आया है। तो यहाँ पे ये जो यस बैंक का एफपीओ आने वाला है उसमें आप यस बैंक देखोगे तो लगभग 15,000 करोड़ के जो फंड्स है वो मार्केट से लेने वाला है। तो अभी हम उसके रीजंस देखते हैं। तो यहाँ पे आप आरबीआई के गाइडलाइंस देखोगे जो बेसिकली इंडिया में रेगुलेटरी बॉडी है बैंकिंग सेक्टर का, उसमें आप देखोगे तो उनके कुछ गाइडलाइंस है, और इंडिया के जो सारे बैंक्स है उनको ये जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें बेसिकली हम 3 रेशोज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हो गया CET1 रेशो यानी कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशो। तो उसमें आप देखोगे तो आरबीआई का ये गाइडलाइन है कि ये जो टोटल रेशो है वो मिनिमम 5.5% का होना चाहिए। यस बैंक के केस में आप देखोगे तो वो मार्च 2019 में तो अच्छा था, 8.4% का था जब भी पुरानी मैनेजमेंट थी। बाद में जब भी नई मैनेजमेंट आ गई तभी ये काफी रिड्यूस हो गया, सिर्फ 0.6% हो गया। तो 0.6% आप देखो तो वो बहुत ही कम हो गया है, और इसीलिए आप देखोगे तो फिर आरबीआई ने जो अलग अलग बैंक है उनको बेसिकली यस बैंक में इन्वेस्ट करने को कहा था, और इसी वजह से आप देखोगे तो ये जो CET1 रेशो है वो बाद में मार्च 2020 में इंक्रीज होकर 6.3% का हुआ।
नेक्स्ट आप देखोगे तो CRAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशो है उसका RBI का गाइडलाइन ये है कि वो मिनिमम 9% का होना चाहिए। यस बैंक का आप देखोगे तो मार्च 2019 में तो काफ़ी ज़्यादा था, यानी 16.5% का था। बाद में दिसंबर 2019 में वो सिर्फ 4% का हो गया था, और अभी आप देखोगे तो थोड़ा इंप्रूव होकर 8.5% का हुआ है। और बाद में जो टियर 2 रेशो है तो वो आप देखो तो वो तो यस बैंक ने फॉलो किया है। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग रेशोज है इसके बारे में यदि आपको और जानकारी चाहिए होगी कि टियर 1 रेशो क्या होता है, टियर 2 रेशो क्या होता है, कॉमन इक्विटी टियर 1 क्या होता है, या कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होता है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। तो यहाँ पे आप फिलहाल में इतना ही समझ लो कि जो कैपिटल एडिक्वेसी होता है इसका मतलब बैंक के पास रिक्वायर्ड लिक्विडिटी अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे जो FPO आने वाला है तो उसका रीजन यही है कि बैंक को ये जो सारे रेशोज है यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या आप देखोगे तो कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशो, ये उनको इम्प्रूव करना है, क्योंकि वो आप देखो तो फिलहाल में RBI की जो गाइडलाइंस है उसके भी वो नीचे चला गया है और ये बैंक के लिए काफी रिस्की हो सकता है। तो ये एक आप देखो तो FPO लाने का मेजर रीजन है। और इसके अलावा आप देखोगे तो जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने यस बैंक ने बहुत बड़ा लॉस किया है, और मे भी उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए उसका जो प्राइस है FPO का प्राइस आप देखोगे तो वो काफी डिस्काउंट पे रखा गया है। करंटली ये जो स्टॉक है वो लगभग 20-21 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, जब भी FPO आया था वो लगभग 25 रुपीज पे था। तो करंट मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में आप FPO देखते हो तो फिलहाल में सिर्फ 12-13 रुपीज ये प्राइस बैंड में आने वाला है। टोटल जो इशू साइज है वो 15,000 करोड़ का होगा, और आपको जैसे कि पता होगा कि यस बैंक का जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज का है। इसमें जो मैक्सिमम लॉट्स हो गए जो आप बिड कर सकते हो वो टोटल 15 लॉट्स हो गए, और एक जो लॉट होगा उसका टोटल क्वांटिटी आप देखोगे तो वो 1000 शेयर्स का होगा। इसमें आप देखोगे तो बेसिकली 3 कैटेगरीज है। पहला जो है वो QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, सेकंड जो है वो NIB है यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, और जो थर्ड कैटेगरी है वो रिटेल सेगमेंट का है। तो यहाँ पे टोटल 15,000 करोड़ में से जो 50% का अमाउंट है वो आप देखोगे तो QIB को मिलने वाला है लगभग 7,400 to 7,500 करोड़। बाद में जो NIB है उसमें आप देखो तो 15% का मिलेगा यानी लगभग 2,220 करोड़ का मिलेगा, और जो रिटेल का सेगमेंट है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट उनको मिलेगा यानी जो अलोकेशन रिटेल को दिया है वो लगभग 5,180 करोड़ का है। और ये जो FPO है उसका जो इशू पीरियड है वो आप देखोगे तो 15 जुलाई यानी आज से 17 जुलाई तक होने वाला है, और बाद में इनिशिएशन ऑफ फंड होगा 23 जुलाई को। यानी सपोज आपको ये जो FPO है वो नहीं आप सब्सक्राइब कर पाते हो उसको, तो आपके जो फंड्स है वो रिलीज किए जाएंगे आपके बैंक में से। बाद में क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट यानी सेपरेट शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट को आ जाएंगे 24 जुलाई को। और बाद में ये जो FPO के शेयर्स है उसका आप लिस्टिंग का डेट देखोगे तो वो 27 जुलाई को है। तो आप आज कल और परसों ये 3 दिन में ये जो FPO है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो उसके पहले हम ये भी देख लेते हैं कि जो एंकर इन्वेस्टर्स है जिन्होंने ऑलरेडी बिड किया है 14 जो जुलाई था यानी कल का जो दिन था वो लास्ट दिन था एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसमें आप देखोगे तो काफी जो वेल नोन नेम है, पहला तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने यहाँ पे 9.77% का स्टेक लिया है। इसके बाद में जो बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस है उसमें 3.66% का स्टेक लिया है। ICICI लोम्बार्ड यानी जो जनरल इंश्योरेंस है वहां पर 1.46% का स्टेक लिया है। तो इसमें आप देखोगे तो टोटल क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये जो सारी क्वांटिटीज है उन्होंने 12 रुपीज पे बिड किया है। इसके अलावा भी आप देखोगे तो फिर RBL बैंक हो गया या रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हो गया, एडलवाइज के आप देखो तो अलग अलग फंड्स ने इसमें बिड किया है। हिंदुजा लेलैंड यानी आप देखोगे तो अशोक लेलैंड की जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने भी यहाँ पे बिड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो काफी जो बड़े फंड हाउसेस है यानी जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है इंडिया के उन्होंने यहाँ पे बिड किया है। तो अभी फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ये जो FPO है उसमें पैसा डालना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे आप जो FPO का प्राइस देखोगे जो 12 to 13 रुपीज का है वो काफी चीप है कंपेयर टू जो करंट मार्केट प्राइस है, यानी लगभग 35 to 40% यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो फिर जो रिटेल सेगमेंट है उनको भी बिड करने का यहाँ पर उन्होंने चांस दिया है, क्योंकि आप पहले देखोगे तो जब भी जो बाकी बैंक है जाने जैसे कि HDFC बैंक हो गया या कोटक बैंक है, IDFC फर्स्ट है, या इसके अलावा आप देखो तो बंधन बैंक या फेडरल बैंक, ऐसे बहुत सारे जो बैंक है उन्होंने पहले जो यस बैंक है उसमें स्टेक लिया था, और वो जो स्टेक था वो उनको 10 रुपीज में मिला था। और बाद में देखोगे तो ये जो बैंक्स है उन्होंने जो स्टेक है वो हायर लेवल पर यहाँ पे कुछ जो पार्ट ऑफ स्टेक है उसको सेल किया है। तो यहाँ पे सिमिलर अपॉर्चुनिटी फिलहाल में रिटेलर को मिल रहा है
ये जो उनको प्राइस मिल रहा है वो लगभग 12 रुपीज का है एफपीओ में। तो यदि आपको कोई शॉर्ट टर्म का ट्रेड करना है तो ये जो एफपीओ है उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो प्राइस दिया हुआ है वो काफी चीप है। तो ये जो एफपीओ आने वाला है यस बैंक का, जिसकी शुरुआत आज हुई है, तो आप आज, कल और परसों ये जो एफपीओ है उसके रिगार्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो क्या आप ये जो एफपीओ आने वाला है उसमें इन्वेस्ट करोगे या नहीं, इसके रिगार्डिंग आपका जो ओपिनियन होगा आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है आप फ्यूचर में भी देख सकते हो। और ये जो वीडियो है आप आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो वीडियो है उससे काफी नॉलेज मिल जाएगा।